हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान में हम लोग आ गए थे भाग 4 पे। ठीक, भाग 4 क्या था हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। ये कितना से कितना तक है? 26 से लेकर 51 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य जो 26 से लेकर 51 तक है। इसमें क्या क्या है? हुँ? ये इसमें अनुच्छेद जो है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, कि नहीं? और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो ये देखिए हम आपके लिए ही ये चैनल चला रहे हैं, आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, आपका एक पैसा नहीं खत्म होगा, नहीं आपका ज्यादा टाइम जाएगा। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं भाग 4। भाग 4 क्या क्या है हम लोग का? नीति निर्देशक तत्व। भाग कितना है? 4 है। भाग 4 क्या है हम लोग का? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक है, निर्देशक तत्व। ए तत्व, ए तत्व और मूल कर्तव्य। ठीक, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 36 से। ठीक, इसको ऐसे लिखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। देखिए, ये जो मूल कर्तव्य है या नीति निर्देशक तत्व है, इसमें क्या है, इसमें कैसे आप समझेंगे कि नहीं इसमें क्या कह रहा है? हा? जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं इसमें क्या रहा है। तो चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कहता है। इसमें 36 हमने बता दिया था। हा? 36 हमने बता दिया था। आज 37 से स्टार्ट करना था। कल हमने 36 बता दिया था, आज 37 से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद देखिए 60 भाग में हम लिखते हैं 37। ठीक, अनुच्छेद 37 क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अनुच्छेद 37 कहता है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का मूल कर्तव्यों अर्थात राज्य का कार्य का यह कर्तव्य है। ठीक, कह रहा है कि न्यायालय इसको बदल नहीं सकता। देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है कि भाग 4 में, भाग 4 में अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट विष्ट तत्वों को बताया गया है। अच्छा, ये अंतर्विष्ट होता क्या है?
इसके बारे में समझिए। अंतर्विष्ट होता क्या है? अंतर्विष्ट देखिए, अंतर्विष्ट यानी इसमें इसमें क्या है, किसी चीज के भीतर, देखिए अंतर्विष्ट का मतलब है किसी चीज के भीतर मौजूद होना, यानी इसी चीज मतलब इसमें जो भाग 4 है इसमें वो मौजूद है, हाँ? इसके अंदर वो मौजूद है। क्या है? मूल कर्तव्य जो है ये अंतर्विष्ट के अंदर मौजूद है। इसमें कहता है कि इसमें जो भी चीज शामिल कर दी गई है उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक। अनुच्छेद 37 कह रहा है कि भाग 4 में जो भी चीज डाल दी गई है उसे बदला नहीं जा सकता। शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए यहाँ पे कि भाग 4 में जो भी चीज जो भी चीज या कार्यक्रम कार्य, हाँ, जो भी चीज डाली गई है उसे न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता। ठीक, ये कहा गया, हाँ, यही कहा गया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें यही कहता है कि जब कभी भी कोई चीज इसमें शामिल कर दी जाती है उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक, इसमें जो भी चीज शामिल कर दी गई है उसे बदला नहीं जाएगा। जैसे इसमें अगर डाल दिया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो इसको आप बदल नहीं सकते। 6 वर्ष के तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये निःशुल्क शिक्षा को आप बदल नहीं सकते। समझा? सरकारी संस्थानों में जो 6 वर्ष तक के बालक होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ना। ये अगर भाग 4 में डाल दिया गया है तो आप इसको बदल नहीं सकते, ये कहता है। ठीक, 37 हो गया। अब चलते हैं 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 पे, ठीक, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण के लिए है सामाजिक अभिवृद्धि बनाएगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सकेंगे। ठीक, इसमें क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, हाँ, राजनैतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय के व्यक्ति के लिए सुनिश्चित होगा। हाँ, यानी किया जाएगा, किया जाए के लिए किया। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाएगा। यानी अगर
जैसे कि इसमें ये प्रावधान है कि अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आप किस क्षेत्र से होने चाहिए, क्या आपके अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए, ये सारा चीज किसमें बताया गया? अनुच्छेद 38 में बताया गया। ठीक है, समझ में आया? इसी के बारे में इसमें बताया गया। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? है कि 38 में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाएगा। है, इसमें यही चीज है, मतलब जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए है। ये नहीं कि एक व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबके लिए, ये व्यवस्था सबके लिए है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 39, आइए 39 देखते हैं। 39 क्या कहता है? हाँ, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं बहुत एकदम तेजी से पढ़ाते जा रहा है, बहुत आराम से चल रहा है। इतना आराम से चल रहा है कि आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 39, ठीक। अनुच्छेद 39 क्या कहता है इसके बारे में? कह रहा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को सामान्य रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। कह रहा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को सामाजिक रूप से, राज्य, देखिए इसमें राज्य की बात कर रहा है, राज्य की जो सरकार होती है उसके बारे में बात कर रहा है। राज्य प्रत्येक रूप से स्त्री और पुरुष, देखिए स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा है, को सामाजिक रूप से, को सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से जीविका के साधन का के साधन, जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। उपलब्ध कराने का प्रयत्न है ना, प्रयत्न ठीक करेगा। इसके बारे में समझिए, राज्य प्रत्येक रूप से, ठीक, राज्य प्रत्येक रूप से क्या करेगा? स्त्री और पुरुष को सामाजिक रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। जीविका, जीविका मतलब समझते हैं, है? आदमी की जीवन जीने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे भोजन पानी, है? भोजन पानी और संसाधन, ये सब जो जरूरतें होती हैं उनको राज्य क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। जैसे मान लीजिए एक स्त्री और पुरुष हैं, उनको जीने के लिए भोजन की जरूरत है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में न चावल होता है न गेहूं होता है, ठीक, तो चावल गेहूं कहां से आएगा?
उसको राज्य आपको उपलब्ध करा के देगा कि लीजिए चावल गेहूं मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ, आप खरीदिए, आप अपना जीविका उपार्जन करिए। इसके बारे में कह रहा है। हाँ, ये समझ में आया? जीविका उपार्जन के लिए राज्य आपकी व्यवस्था करेगा। समझ में आया? अब चलिए 39 हो गया, अब आइए 40 पे। ठीक, 40 देखिए 39 में एक और होता है 39 का क। इसमें 39 का क आता है, अनुच्छेद 39 का क। ठीक, 39 का क, 39 का क क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कह रहा है सामान्य न्याय, सामान्य न्याय, देखिए सामान्य न्याय, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, विधिक सहायता ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। ठीक, ये 42वां संविधान संशोधन संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक, 1976 में इसे जोड़ा गया। समझ में आया? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। समझ में आया? यानी कह रहा है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिवत सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिवत सहायता मतलब समझ रहे हैं? सामान्य न्याय यानी अगर एक स्त्री है तो स्त्री को भी वही सजा दी जाएगी जो एक पुरुष को दी जाएगी, एक समान के गुनाह पे। ठीक, एक समान का गुनाह, यानी स्त्री ने भी हत्या की है तो उसको भी फांसी की सजा होगी, पुरुष ने भी किया है तो पुरुष को भी फांसी की सजा होगी। देखिए स्त्रियों के केस में क्या होता है, कभी काल उन लोगों की सजा को कम कर दिया जाता है क्योंकि स्त्री पुरुष के बराबर नहीं है, लेकिन इस संविधान में स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर माना गया है। हाँ? बल में देखिए, बल में तो स्त्री थोड़ा पुरुष से कम होती है, बल के माने तो, इसीलिए स्त्रियों की देखते हैं, स्त्रियों के लिए हर दफ्तरों में यानी हर दफ्तर में उन लोगों को एक विशेष प्रावधान दिया जाता है, जैसे कि अगर स्त्री को प्रेगनेंसी के समय उन लोगों को 7वें या 8वें महीने में उन लोगों को क्या कहते हैं, 1 महीने की पूरा लीव मिल जाती है। उस लीव का पैसा उनका कटता नहीं है, महिलाओं को। और मंथ में जो लोगों का मासिक धर्म आता है तो उसमें भी उन लोगों को लीव आसानी से मिल जाती है। ठीक, ये पुरुषों में लागू नहीं होता है। ठीक, तो स्त्रियों में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी कारणें हैं जो सरकार ने उन लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक, समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें देखिए
का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिवत सहायता। निःशुल्क विधिवत सहायता मतलब समझ रहे हैं? निःशुल्क विधिवत सहायता यानी अगर कोई केस लड़ जैसे केस आप पे लग गया, कोई मर्डर का या किसी चीज का केस आप पे लग गया है कि कोई गुनाह आपने कर दिया, किसी को मार दिया या कोई चीज चुरा लिए, तो उसके लिए क्या है कि आपको सरकार द्वारा जो वकील प्रोवाइड किया जाएगा, जो दिया जाएगा न्यायालय द्वारा, न्यायालय जो वकील देगा वो आपको सरकारी वकील देगा, निःशुल्क वकील देगा, जिसकी फीस सरकार वहन करती है। ठीक, समझ में आया? ये बात है कि जैसे कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर उसका केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो सरकारी वकील वो केस लड़ सकता है, और उसे प्रोवाइड कौन कराता है? न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायालय के न्यायाधीश प्रोवाइड कराते हैं कि आपके पास वकील नहीं है तो हम एक सरकारी वकील आपको दे देते हैं। ठीक, सरकारी वकील आपको जब मिल जाएगा तो सरकारी वकील आपका केस लड़ेगा। भले ही आपका केस, भले ही आप गुनाह किए हैं तो आपका केस वो लड़ेगा। ठीक, लड़ेगा, आपके खिलाफ सबूत रहेगा तो आपको सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक, ये कहा गया इसमें। हाँ, चलिए अब चलते हैं 40। 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, ये 39 हो गया, 40 चलते हैं। 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, देखिए अब इसमें जो भी है ना, आपके हित में ही बात करता है। इसमें संविधान हमेशा जनता के लिए ही बनाया गया है, जनता से अलग नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं ना जो संविधान को ही गलत बताते हैं, नहीं ये गलत है, इसको बदल देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, संविधान को बदलने के लिए आप इसको बदल सकते हैं, ये कहा 60 से 70 साल पहले इसको लागू किया गया। 1970 में, 1950 में लागू किया गया ना। 25 और 50 ना, 75 साल हुआ ना। 75 साल। तो बताइए 75 साल में 75 साल में ये लोग इस संविधान से उब गए। 75 साल में ये लोग इस संविधान से उब गए हैं। आप सोचिए कि ये संविधान से ये लोग उब गए हैं, और जो भी धर्म ग्रंथ हैं, इसको बदलने की बात करते हैं। जो भी धर्म ग्रंथ हैं, पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वो भी तो लिखे ही गए हैं ना। उन लोगों उसको भी बदल देना चाहिए कि नहीं? जैसे इसको बदल रहे हैं वैसे उसको भी बदल देना चाहिए, धर्म ग्रंथ को। ऐसे ही जाति बदल लेनी चाहिए। जो आज के समय में पंडित हैं उन लोगों को सीधे पंडित से हटा के उन लोगों को शूद्र बना देना चाहिए। ये होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तब न समझेगी नहीं इसको बदल रहे हैं तो उसको भी बदले तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अगर इस संविधान में दिया रहता कि जो ब्राह्मण जाति हैं उनको क्षुद्र बना दिया जाए, तो बताइए कैसा रहेगा? तब तो ऐसा हो जाएगा कि फिर ब्राह्मण जाति को आभास हो जाएगा कि नहीं क्षुद्र पे कितना उन्होंने अत्याचार किया। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि समय सबसे बलवान होता है। समय सबसे बलवान होता है। समय का आप इंतजार करिए, फिर देखिए समय आपके साथ क्या करता है कि नहीं। एक समय ये था कि शूद्रों को सड़क पे निकलने का अधिकार नहीं था। आज का समय ये है कि शूद्र आज राष्ट्रपति के पद तक बैठ गए हैं। जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति, जैसे कि भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसको शूद्र के रूप में आज ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं।
ये है शिक्षा की पावर। अगर आज यही शिक्षा भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं ली होती, अगर हम लोग के लिए कुछ नहीं किए होते, तो सही बता दें कि ओबीसी एससी एसटी वालों को तो ब्राह्मण क्षत्रिय व ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो मिलके इन लोगों को मार डालते। सच्ची बताते हैं, ये अपनी गुलामी कराते हैं पहले की तरह। तो चलिए छोड़िए इसमें क्या है, पहले की बात छोड़ दीजिए, अब आप आगे देखिए। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ओबीसी एससी एसटी वालों से कि कभी भी भाई इस संविधान का विरोध न करें, है? क्योंकि इसका विरोध करेंगे ना तो समझ लिए अपने अपने आप का विरोध कर रहे हैं आप। इसका विरोध अपने आप का विरोध कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाए ना तो जिंदगी में आप कुछ नहीं समझ पाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन। अच्छा, ग्राम पंचायतों का संगठन मतलब समझ रहे हैं? हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, ग्राम पंचायत होता क्या है? आप बताइए, ग्राम पंचायत होता क्या है? ग्राम पंचायत एक किसी राज्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है ग्राम पंचायत। मतलब देखिए, ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर राज्य, ऐसे आता है। मतलब देखिए, आप समझिएगा, ये मान लीजिए एक गांव है। ठीक, हाँ, एक गांव है, फिर एक गांव ये है, एक गांव ये है, ये मतलब ये पूरा एक क्या है? जिला है। हाँ? ये एक जिला है, एक जिला में कई गांव होते हैं। ठीक, कई गांवों को मिलाकर एक जिला बनता है, कई जिलों को मिलाकर एक राज्य बनता है। ठीक, समझा? ये चीज हम बताएंगे, कितने गांव मिलाकर जिला बनता है, कितने गांव मिलाकर राज्य बनता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। अगले दिन बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। कि कितने कितने जिले मिल जाएंगे तो राज्य बन जाएंगे, कितने जिले ग्राम मिल जाएंगे तो जिला बनेगा, इसके ऊपर होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके जिले में मान लीजिए 36 गांव है, तो 36 गांव में ये 36 गांव ही होने चाहिए हर जिले में, ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है, कुछ कम हो सकते हैं, कुछ बेसी हो सकते हैं, ये चीज। समझ में आया? चलिए तो आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत, इसको देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कई गांवों से मिलकर एक जिला बनता है, कई जिलों से मिलकर एक राज्य बनता है। इसी ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में ये बात किया गया है, यानी ग्राम पंचायत में क्या क्या है इसके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक, अब चलते हैं 41, अनुच्छेद, अनुच्छेद 41। ठीक, अनुच्छेद 41 क्या है इसके बारे में थोड़ा जानिए। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
हाँ, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा शिक्षा देखिए, काम, शिक्षा शिक्षा और लोक सहायता, शिक्षा और लोक सहायता, लोक सहायता सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि 41 क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में क्या क्या करना है, दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, ये किसके तहत आया था, अनुच्छेद 41 के तहत लागू किया गया था, है? जिसे मनरेगा बोला जाता है। ठीक, 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था। ठीक, इसमें राष्ट्रपति वृद्धा पेंशन योजना भी लागू की गई थी। अनुच्छेद 41 के तहत राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भी लागू की गई थी। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना ये भी चालू किया गया था। ठीक, समझ आया? इसमें ये सब जो सेवाएं हैं, ये सब सेवाएं कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इसमें यही कहा गया है? 42। अब चलिए अनुच्छेद 42 देखते हैं। अनुच्छेद 42। ठीक, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। कहता है राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिलेगा। हाँ, आप देखिए 42 में कह रहा है निर्वाह मजदूरी। हाँ? निर्वाह, निर्वाह है ना, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी यानी राज्य निर्वाह मजदूरी का कार्य करेगा। यानी अगर राज्य किसी मजदूर से कार्य करा रहा है तो उसको जीवन यापन के लिए जो मजदूरी होगी, मजदूरी यानी उसके जीने के लिए जो मजदूरी दी जाएगी, उससे वो अपना जीवन यापन कर लेगा कि नहीं कर लेगा, वो राज्य तय करेगी। ठीक, राज्य उसको देगी उतना वेतन। जैसे आज का खर्च ये है कि एक दिन का खर्च एक व्यक्ति का 100 रुपये मान के चलिए, एक दिन का एक व्यक्ति का खर्च 100 रुपये है। ठीक, 100 रुपये है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, उसके परिवार में 5 लोग हैं, तो उस व्यक्ति का वेतन 500 रुपये होना चाहिए। ठीक, ये होती है निर्वाह मजदूरी। 5 दिन 500 रुपये उसका एक दिन का वेतन होगा। और इसमें टाइम बाइंडिंग है, वो 8 घंटे ही ड्यूटी करेगा, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा। ठीक, ये कहा है।
अब चलिए 43 अनुच्छेद 43 देखते हैं। ठीक, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य उचित व्यवस्था, राज्य कोई कंपनी, कोई उद्योग, उद्योग 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 प्रारंभ, उद्योग चालू के लिए मजदूरों से पहले क्या करेगा? बात करेगा। देखिए इसमें मजदूर की भागीदारी होनी है। इसमें कह रहा है कि चालू करने के लिए मजदूरों की भागीदारी। ठीक, अब इसके बारे में समझिए। अगर मान लीजिए बिहार में कोई कंपनी लगती है, ठीक, बिहार में कंपनी लगती है, तो उस कंपनी को लगाने के लिए बस कंपनी आके तो नहीं लग जाएगी। ठीक, कंपनी आके नहीं लगेगी, वहां के जो लोग हैं, जो मजदूर है, उनसे आके कंपनी बात करेगी कि आप हमारी कंपनी में काम करिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, है? और तब जाके वो कंपनी क्या करेगी, वहां पे कंपनी लग पाएगी। बिना मजदूरों की वो कंपनी नहीं लग पाएगी। ठीक, तो मजदूर कहेंगे कि ठीक है, हम आपकी कंपनी में काम करेंगे, आप क्या करिए, कंपनी लगाइए, आप हमें मटेरियल प्रोवाइड कराइए। ठीक, ये इसके बारे में कहा गया। ठीक, समझ में आ गया इसमें? है आया कि नहीं समझ में सबको? 43 का है? अब 43 में देखिए, 43 में क है, ख है, इसमें दो चीज है, क और ख है। क में बस सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए क में क्या है, ख में क्या है। क में कह रहा है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर स्थापित किया गया था। ठीक, यानी कह रहा उद्योग में प्रबंध में कामगारों का भागीदारी लेना, यानी 43 का क है मजदूरों का भागीदारी लेना। ठीक, और 43 का ख है, 43 का ख है। ठीक, 43 का ख क्या कहता है? 43 का ख कहता है कि संविधान 97वां संशोधन 2011 द्वारा अंतर स्थापित किया गया। ठीक, इसको अंतर स्थापित किया गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अंतर स्थापित किया गया, यानी दोबारा इसको लागू किया गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो हम यहीं पे रहने दें, समय भी हो गया, जहां तक देख रहे हैं कि समय हो गया है, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगले दिन देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो ये पढ़ा रहे हैं ना, इसका आप लोग एक शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट हम पढ़ा रहे हैं, लॉन्ग नहीं पढ़ा रहे हैं, ये शॉर्ट हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए शॉर्ट पढ़ा रहे हैं ना, इस शॉर्ट नोट में क्या होता है ना कि आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है। शॉर्ट नोट में आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरी है। अब देखिए, लॉन्ग किसके लिए जरूरी है? लॉन्ग जो IAS PCS या सिविल सेवा की तैयारी करते हैं ना, वो जो जिनको रिटर्न देना है,
रिटर्न देना है, जैसे रिटर्न में मेंस देना है, मेंस में क्या होता है, लिखना पड़ता है। मेंस जब आप लिखेंगे ना तो उसमें आपको इसको डिटेल में पढ़ना होता है कि नहीं अनुच्छेद 42 में क्या है, 43 में पूरा क्या है, उसको पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है कि नहीं 43 में कितने संशोधन हुए थे, उसमें से क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, क्या किया गया, उसको बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम पूरा इसको नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम बस उतना ही बता रहे हैं जितना जरूरी है आप लोगों को। आप सोचेंगे कि नहीं इसमें हम बस 60 में बता रहे हैं, आपको 60 की जरूरत है, लॉन्ग की जरूरत नहीं है। लॉन्ग में तो अब हम बताने लगेंगे इसके बारे में तो पूरा हमको लग रहा है कि 4 ठो आर्टिकल पढ़ाने में, अनुच्छेद पढ़ाने में पूरा समय समाप्त चला जाएगा, इतना लंबा लंबा इसमें होता है। तो इसीलिए हम 60 में नहीं पढ़ाते हैं, अरे लॉन्ग में नहीं पढ़ाते, 60 में इसको पढ़ाते हैं कि वनडे के एग्जाम में यही होता है कि हमको 60 की लॉन्ग की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। तो शॉर्ट नोट जितना हो सके उतना पढ़ा करिए, लॉन्ग नोट की जरूरत नहीं है आपको। शॉर्ट नोट्स वनडे के लिए सबसे बेटर है, क्योंकि उसको वनडे का जो एग्जाम होता है उसमें बस एक बार ही एग्जाम होता है, फिर उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग होती है। हाँ? तो इसीलिए उसमें राइटिंग नहीं होता है, बस उसमें विकल्पिक क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट में पढ़ाते हैं। शॉर्ट में बस उतना जानिए जितना आपको जरूरत है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक, जो भी इसमें बचा हुआ है 51 तक, कल हमको लग रहा है 51 तक समाप्त हो जाएगा, भाग 4 समाप्त हो जाएगा, 5 पे आएंगे हम। कल 51, 36 से 51 था ना, 43 हो गया है, 51 तक चलना है, यानी वही 8 होता और बचा है अनुच्छेद, तो उनको समाप्त करके कल हम आ जाएंगे भाग 5। देखिए इसको हम जल्दी इसीलिए समाप्त कर रहे हैं ना, जल्दी समाप्त कर देंगे तो फिर आपको जो पढ़ाना है और भी कुछ तो वो अपना इसमें चलता रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग पढ़िएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिए, पीछे की भी क्लास जो है उसको भी आप देखते रहिए, पढ़िएगा, तो उसको मत छोड़िएगा। देखिए आपको जो भी डाउट है मैं एक नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर नीचे रहेगा, आप देख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं, मैसेज करिएगा। मैसेज करके आप जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कॉल करके पूछे, हम कॉल करेंगे भी तो नहीं उठेगा, क्योंकि उस पर कॉल नहीं जाएगी, बस ओनली मैसेज आएगा। ठीक, तो आप उस पर मैसेज करके जो भी डाउट है इसमें आप पूछ सकते हैं कि नहीं ये डाउट है, हम अगर वो डाउट आपको वैसे समझाने लायक रहेगा तो हम समझा देंगे, अगर वैसे नहीं समझाने लायक रहेगा तो हम आपको दूसरे दिन क्लास में वही डाउट समझा देंगे। ठीक, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे रहेगा, आप उसमें देख के आप जो भी डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक, इसको रिवीजन करिएगा आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।